जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं वेल्डर गुरु आईटीआई केवलारी। तो स्टूडेंट्स, आज हम भारत स्किल निमी वेल्डर के जो पेपर हैं इनमें से अपना आज प्रश्न नंबर 122 से अपने 30 क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैं प्रतिदिन आपको बोलता हूँ, आज से अपने सीबीटी एग्जाम चालू हो रहे हैं। आज 22 तारीख है, ठीक है। तो बिल्कुल भी जब आप पेपर देने जाते हैं घबराए ना, और इंस्टीट्यूट में जाने के बाद जो है अपना वहाँ पे अच्छे से लॉगिन वगैरह करें। और जब लॉगिन हो उसके बाद आपके पेपर चालू हो जाएंगे, और जैसे ही पेपर चालू होता है तो शांति दिमाग से अपने को क्या करना है, प्रत्येक प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमको आंसर देना है। तो अपना आज का जो पहला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 122, व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट सोनल फिगर। चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है। यहाँ पे ये प्रश्न पहले कई बार आ चुका है। यदि आपने पुराने वाले प्रश्न पत्र देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, ये देखो नीचे जो खाली जगह है ये दिख रहा है अपने को, है ना। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है ओवरलैप, ऑप्शन बी है पोरोसिटी, ऑप्शन सी है रीइंफोर्समेंट, और लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ऑप्शन डी लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो यहाँ पर क्या, पेनिट्रेशन की कमी। जो हमको जॉब को वेल्डिंग करना है तो उसको अपन को गहराई तक वेल्डिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गहराई तक वेल्डिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन की कमी। तो उसका आंसर क्या है अपना, पेनिट्रेशन की कमी। प्रश्न नंबर 123, विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। पहला है ब्रास, दूसरा है कॉपर, तीसरा है माइल्ड स्टील, और चौथा अपना क्या है, स्टेनलेस स्टील। तो अब वेल्ड डीके दोष क्या होता है ना। तो वेल्ड डीके किस में आता है, ये आता है अपना स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। अब वेल्ड डीके दोष क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नहीं अपना एमएस में जंग लग जाता है, जंग लगना बोलते हैं ना, धातु का क्षरण होना। इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील में क्या है, धातु का क्षरण कैसे होता है, वेल्ड डीके से होता है। और वेल्ड डीके का में आता है, स्टेनलेस स्टील में आता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है अपना। तो इसमें होता क्या है अपना कि जब हम लोहे को ज़्यादा हीट कर देते हैं, है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमियम और कार्बन, है ना, दो तत्व होते हैं, क्रोमियम और कार्बन अपना। तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमियम कार्बाइड बनाते हैं। इससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं वेल्ड डीके, या अपन इसको सिंपल भाषा में कहें तो वेल्ड का जल जाना, ठीक है। जब हम ज़्यादा हीट देते हैं तो ये जल के कार्बाइड बना लेते हैं, ठीक है। और वो एक जंग की तरह नहीं, धातु का क्षरण करने लगते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे अपना, इसका डी, स्टेनलेस स्टील। प्रश्न नंबर 124, विच फिलर रॉड इज यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, मेलिएबल आयरन एंड कॉपर। कच्चा लोहा, निंदनी लोहा और तांबे की कांच वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या लिखा है, मैग्नीज ब्रॉन्ज फिलर रॉड, मैग्नीज कांसा भराव की छड़ी। बी कॉपर फॉस्फोरस फिलर रॉड। सी कॉपर फॉस्फोरस एलॉय फिलर रॉड। डी कॉपर जिंक निकल फिलर रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर अपना क्या आ गया इस पे अपना, डी कॉपर जिंक निकल फिलर रॉड। प्रश्न नंबर 125, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन इन EB 542-6HJX रैप रिसेंट में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है ना। AWS कोडिफिकेशन में अपना क्या है, तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल वेल्डर के कोड है, इनको देखो अपना, है ना, और समझो, उसके बाद इसका आंसर देना है कि तीसरे अंक में क्या दर्शाता है और चौथे अंक में क्या दर्शाता है, ठीक है। तो पहला है अपना टाइप ऑफ करंट, करंट का प्रकार। दूसरा है टाइप ऑफ कवरिंग, कवर करने का प्रकार। और तीसरा अपना टाइप ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्य शक्ति का प्रकार। और चौथा क्या है अपना टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बिल्कुल अपना क्या है, टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग स्थिति का प्रकार। 22-23 में भी ये प्रश्न बार बार आ रहा है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। तो बिल्कुल उसको ध्यान से देख के जाना आपको, तीसरे में क्या आता है और चौथे में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या है, वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। प्रश्न नंबर 126, विच एसेसरी इज यूज टू प्रोटेक्ट द आइज ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए
किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है। पहला है हेलमेट, दूसरा है हैंड स्क्रीन, तीसरा है कलर गूगल्स और चौथा है ग्राइंडिंग गूगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो ये आपने को समझना है। गैस वेल्डिंग के दौरान क्या बोल रहा है, अब गैस वेल्डिंग में अपन किसका यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं समझने वाला पॉइंट गैस वेल्डिंग है, यहाँ पे ध्यान देना है ना, आंखों की सुरक्षा के लिए। और क्या बोल रहा है अपने, आंखों की सुरक्षा के लिए गैस वेल्डिंग और आंखों की सुरक्षा। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हेलमेट, ऑप्शन बी हैंड स्क्रीन, ऑप्शन सी कलर गूगल्स, ऑप्शन डी ग्राइंडिंग गूगल्स, है ना। तो आंखों की सुरक्षा के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कलर गूगल्स। इसका आएगा सही अपना ऑप्शन सी, रंग के चश्मे, कलर गूगल्स आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल अपना। प्रश्न पढ़ो, समझो, आंसर दो। जल्दबाजी करोगे गलती कर दोगे। प्रश्न नंबर 127, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस? एसिटिलीन गैस का संयोजन है ना। एसिटिलीन गैस जो है किस किस से बनी है, मतलब है ना, इसका संयोजन क्या है, इसमें कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है अपना, है ना, ये कंपोजिशन है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन है सी में क्या 72.3% कार्बन है और 27.7 क्या है अपना हाइड्रोजन का परसेंटेज है। बी बोल रहा है कार्बन 82.3% और हाइड्रोजन है 17.7%। ठीक है, और तीसरा है अपना कार्बन 90%, हाइड्रोजन 10%। और चौथा क्या बोल रहा है इसका अपना डी, कार्बन 92.3% और हाइड्रोजन 7.7%। तो ये चारों को आपको देखना है। तो उसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी अपना। क्या है अपना ये, कार्बन 92.3% और हाइड्रोजन 7.7%। बिल्कुल ध्यान से देख लेना क्या है ये, एसिटिलीन गैस का संयोजन। प्रश्न नंबर 128, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लेम शोन इन फिगर? आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है? तो अब आपने जब ज्वाला पहचानना है तो ज्वाला पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है हमको इसका जो ये इनर कोन होता है ना, इनर कोन को ध्यान से देखना है। इनर कोन को देख के पहचानना है। यदि ये नुकीला है और ये छोटा है अपना तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगी, समझ गए। और ये इस टाइप से है ना, थोड़ा यू शेप में आ रहा है और ये मीडियम है तो कौन सी फिल्म हो जाएगी, न्यूट्रल। ठीक है, और ये इसमें एक फेदर अपना और बन जाएगा अलग से, यहाँ पे एक फेदर और बन जाएगा, एक्स्ट्रा फेदर बन गया, कौन सी हो जाएगी अपना कार्बोराइजिंग। तो आपने बिल्कुल जो है इसका इनर कोन देख के इसको पहचानना है, गलती आपसे नहीं होगी। अब ये नहीं कि यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम आई तो हमको परीक्षा में भी न्यूट्रल फ्लेम आ जाएगी, फ्लेम चेंज कर सकता है। तीनों फ्लेमों को ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अभी हम इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम, है ना, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, इसका इनर कोन देखे, ये यू शेप में है, ठीक है, और ये मीडियम साइज में इसका भारी फेदर दिख रहा है अपने को, है ना, भारी हिस्सा इसका दिख रहा है हमको। तो कौन सी फ्लेम हो गई अपनी ये, सही आंसर क्या है इसका अपना, इसका है अपना न्यूट्रल फ्लेम, तटस्थ लौ। प्रश्न नंबर 129, which size of CCMS filler rod is to be used for welding plate of 8 mm thick with V edge preparation? फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है अपन देखते हैं 3.15 mm, बी है 4.0 mm, सी है 5.0 mm और डी है अपना 6.3 mm। तो इसका सही आंसर क्या है अपना 5.0 mm डाया। क्या है इसका 5.0 mm डाया। प्रश्न नंबर 130, हाउ मेनी सेगमेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर वेल्डिंग 50 mm जे पाइप? 50 mm पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं, है ना। तो यहाँ बोल रहा है ये, है ना, 5 mm, है ना, पाइप को वेल्डिंग करने के कितने सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है कि हमको इसके पार्ट डिवाइड करने पड़ते हैं। हम एक बार में तो पूरी वेल्डिंग मारेंगे नहीं, है ना, तो हम इसको कितने कितने भागों में डिवाइड करते हैं वेल्डिंग मारने के लिए, ये यहाँ पे पूछ रहा है, आपको ये समझना है। तो एक पाइप ले लो आप 50 mm का, तो उसको आप एक ही बार में वेल्डिंग कर दोगे क्या, तो कितने पार्ट में डिवाइड करोगे। तो इसका अभी अपने यहाँ पे आंसर देखते हैं। ए है अपना 3 सेगमेंट, बी है 4 सेगमेंट, सी है 6 सेगमेंट और डी है 8 सेगमेंट। तो कभी भी देखना, हम पाइप को जब वेल्डिंग करते हैं 50 mm के पाइप को, तो हम इसको कितने सेगमेंट में बांटते हैं, इसको हम बांटते हैं 4 सेगमेंट में, 4 भागों में डिवाइड करते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, एक एक भाग को करके अपना इसको 4 बार में अपन वेल्डिंग का चरण अपना पूरा करते हैं। तो आंसर क्या आ गया 4 सेगमेंट।
प्रश्न नंबर 131, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm। वॉल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी हमें देखेंगे इसका ऑप्शन है। पहला है सिंगल वी, दूसरा है सिंगल बेवल, तीसरा है स्क्वायर एज रूट गैप के साथ, और चौथा अपना क्या है, स्क्वायर एज विदाउट रूट गैप। ठीक है, तो सीधी सी बात है अपना, जब भी हम इसके किनारों की तैयारी करते हैं तो किस प्रकार के करेंगे अपन, इसका आंसर आएगा अपना ए, सिंगल एकल वी। प्रश्न नंबर 132, हाउ मेनी इक्वल डिवीजन शुड बी मेड वाइल डेवलपिंग ए टी पाइप जॉइंट। एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, पिछला प्रश्न जो अपना आया था उसने पूछा था कि हम वेल्डिंग करते समय पाइप को कितने भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन था। अब यहाँ पे पाइप डेवलपमेंट अपना एक चैप्टर है कि जब हम पाइप की कटिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग डेवलप करते हैं और उस ड्राइंग की फिर कटिंग करके पाइप पे रख के मार्किंग करके फिर अपने पाइप को काटते हैं। ये अलग अलग चीज़ है। तो हमको एक डेवलप करना है, टी जॉइंट डेवलप करना है, टी पाइप जॉइंट को डेवलप करना है। तो उस समय हम, है ना, तो आपको ITM में जरूर सिखाया होगा ये, है ना, कि अपन पेपर को रख के कैसे उसको काटना है, कैसे डेवलपमेंट करना है और फिर पाइप को काट के एक टी जॉइंट बनाना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट अलग चीज होगी अपना, है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो पाइप डेवलपमेंट में अपन है ना कितने विभाजन करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है 4 इक्वल डिवीजन, 4 बराबर विभाजन, बी है 6 इक्वल डिवीजन, 6 बराबर विभाजन, तीसरा है अपना 9 इक्वल डिवीजन, 9 बराबर विभाजन, और डी आखिरी अपना क्या है, 12 इक्वल डिवीजन, 12 बराबर विभाजन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, 12 इक्वल डिवीजन। हम उसको क्या करते हैं, 12 भागों में, ठीक है, इसको अलग अलग पार्टीशन करके और फिर इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल गलती नहीं करना, ठीक है, ध्यान से देख लो। यदि डेवलपमेंट पूछता है टी जॉइंट का तो कितना आएगा, 12 बराबर विभाजन। प्रश्न नंबर 133, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल मेटल पार्टिकल विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग करते हैं, है ना, तो उस टाइम जो है आर्क से निकलने वाले धातु के छोटे छोटे कणों का नाम क्या है। वेल्डिंग करते समय जो धातु के छोटे छोटे कण बाहर निकल जाते हैं उनका नाम पूछ रहा है ये। तो बहुत ही सरल प्रश्न, इससे सरल प्रश्न क्या है एक वेल्डर के लिए। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए है स्लैग, ऑप्शन बी है स्पैटर, ऑप्शन सी है स्टब एंड, ऑप्शन डी है वेल्ड मेटल। ठीक है, तो सबको पता लग गया होगा इसका आंसर, बहुत ही सरल है। तो इसका आंसर अपना क्या है, डी स्पैटर। ठीक है, स्पैटर। प्रश्न नंबर 134, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नोजल फॉर गाउजिंग इज आइडेंटिफाइड। है ना, गाउजिंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है ना। तो आपने गाउजिंग चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब इसको बोलते हैं धातु की छिलाई, धातु की छिलाई करना। ठीक है, तो छिलाई करने के लिए अपन, है ना, कौन से नोजल का प्रयोग करते हैं ये पूछ रहा है यहाँ पर ये। तो पहला इसका क्या है, स्ट्रेट नोजल विथ सिंगल प्रीहीटिंग होल, एकल प्रीहीटिंग होल के साथ सीधे नोजल द्वारा। दूसरा है अपना बेंट नोजल विथ सेक्टोरियल प्रीहीटिंग होल्स, क्षेत्रीय प्रीहीटिंग होल्स के साथ बेंट नोजल द्वारा। और तीसरा बोल रहा है पूरी तरह से परिपत्र नोकदार होल के साथ नोजल द्वारा। ठीक है, और डी क्या बोल रहा है अपना ये, स्लाइटली बेंट नोजल विथ सर्कुलर प्रीहीटिंग 6 होल्स, आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना, यही है, डी है अपना, क्या है, स्लाइटली बेंट नोजल विथ सर्कुलर 6 होल से याद करेगा, 6 होल नोजल के द्वारा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा बिल्कुल, 6 होल गाउजिंग समझ पे आ गया होगा। प्रश्न नंबर 135, व्हाट डज द 4 डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न आया था अपना, पूछ रहा था तीसरा अंक क्या दर्शाता है, अब पूछ रहा है चौथा अंक क्या दर्शाता है। तो तीसरा अंक और चौथा अंक बच्चों याद कर लेना, इनमें से एक प्रश्न लगता है आपको आएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमको
इलेक्ट्रोड का बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम गलत जगह पे गलत गलत इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और सही वेल्डिंग क्वालिटी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, ये आपको वाइवा में भी कहीं पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद कर लो। तीसरा अंक और चौथा अंक। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेल्डिंग करंट, ऑप्शन बी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग की स्थिति, और ऑप्शन डी टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोलता है, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल याद कर लो तीसरा और चौथा। तो चौथा क्या हो गया अपना, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार, कि आपके इलेक्ट्रोड में किस प्रकार का फ्लक्स लगा है। प्रश्न नंबर 136, व्हाट इज द बेवल एंगल फॉर पाइप वेल्डिंग, बट जॉइंट इफ वॉल थिकनेस इज मोर देन 5 mm। यदि पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए बेवल कोड क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए, अब बट जॉइंट के लिए बेवल कोड, अब बेवल कोड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बेवल कोड कितना रखेंगे अपन। ठीक है, और ये बिल्कुल आपने ये सारणी देख लेना, याद कर लेना अच्छे से अपना, तभी आप इन प्रश्नों का आंसर दे पाओगे, नहीं तो गलती नहीं कर देना। ये फिर बार बार इनको देखो तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, है ना, कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है। तो बिल्कुल आप ध्यान दें, आज से एग्जाम चालू हो गए हैं ना, तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपन बिल्कुल इनको देखो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 75 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो इसका सही कोण क्या आएगा, बेवल कोण अपना इसका है बी 75 डिग्री। ठीक है, प्रश्न नंबर 137, विच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। पहला है अपना निकल टाइप, निकल है, दूसरा है फेराइट टाइप, तीसरा है स्टेबलाइज टाइप, और चौथा है अपना क्रोमियम टाइप। तो आपने जो स्टेनलेस स्टील का चैप्टर दिया आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है अपना, प्रश्न नंबर 138, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन, कच्चा लोहो का पूर्व तापमान क्या है ना। अपन जब कास्ट आयरन को प्रीहीट करते हैं तो कितने तापमान में प्रीहीट करते हैं, पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कास्ट आयरन की प्रीहीटिंग तापमान क्या है। तो अपन देखते हैं अभी, पहला है 200 से 310 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 250 से 350 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस, और चौथा अपना क्या है 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। तो कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है अपना, इसका सही आंसर है ए 200 से 310 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 139, व्हाट इज द रूट रन, रूट रन क्या है। ऑप्शन है क्या बोल रहा है बैकिंग रन, बी बोल रहा है अपना द फर्स्ट रन इस रूट रन होता है, और सी बोल रहा है तीसरा रन ही रूट रन होता है, और डी बोल रहा है द सेकंड रन इज रूट रन, है ना। तो जब हम वेल्डिंग मारते हैं तो रूट मतलब होता है रास्ता अपना, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बहुत सारा लिख यार ना, रूट रन है ना, जो आपको रास्ता दिखाता है, तो रास्ता कौन दिखाएगा आपको, इसका सही आंसर आएगा अपना बी द फर्स्ट रन इज रूट रन, पहला रन ही अपना क्या होता है, रूट रन होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 140, व्हाट डू यू कॉल द नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, नॉन कोटेड मतलब जिसपे अपन कोटिंग नहीं करते हैं। तो यार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला है रो इलेक्ट्रोड, दूसरा है बेयर इलेक्ट्रोड, तीसरा है बेस इलेक्ट्रोड, और चौथा है डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर भी क्या है ना, बी है बेयर इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं अपन, जिसपे कोटिंग नहीं होती उसको अपन बोलते हैं वेल्डिंग की भाषा में बेयर इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 141, हाउ इज द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है। आपने एक इलेक्ट्रोड को देखा, आपको मिल गई, तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि इलेक्ट्रोड जो है कितने mm का इलेक्ट्रोड है ना। तो ये तो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। पहला है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई द्वारा, दूसरा थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटेड, फ्लक्स की कोटिंग की मोटाई द्वारा, तीसरा है अपना डायमीटर ओवर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का व्यास सभी द्वारा, और चौथा अपना क्या बोल रहा है डी अपना ये डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर। क्या ध्यान देने का अपने को, डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर, आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा इसका अपना, आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा। आप देखो ये इलेक्ट्रोड है
और इलेक्ट्रोड के जो कोर वायर है ना, जो तार है अपना, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसकी मोटाई को अपन नाप लेंगे वर्नियर से, है ना। अब वर्नियर से नाप के देखना, तो जितना निकलेगा उसका डाया, वही आपका इलेक्ट्रोड का साइज कहलाएगा। उसी से आप इलेक्ट्रोड का साइज निर्धारित करेंगे कि 2 mm का है, 3 mm का है, 4 mm का है, 6 mm का है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 142, व्हाट आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आर्क लेंथ। मानक इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होती है अभी मार्केट में, कितना महीना लंबाई में इलेक्ट्रोड अपने उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे डाउट नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहला है 250 mm से 350 mm, दूसरा है 350 mm से 450 mm, है ना, और तीसरा है 400 mm से 500 mm, और चौथा क्या बोल रहा है 500 mm से 600 mm। बिल्कुल यहाँ पे गलती नहीं करना, बिल्कुल अपना इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना बी, 350 mm से 450 mm इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर से देख लो, 350 mm से 450 mm याद कर लो, है ना। ये प्रश्न भी आपको रेलवे में जाओगे, डीआरडीओ में जाओगे, तो ये प्रश्न भी आपको बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 143, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ हेडसअप ब्लेड विथ पिच 0.8 mm। 0.8 mm के साथ हेडसअप ब्लेड का ग्रेड क्या है। ठीक है, तो पहला अपना पूछ रहा है क्या बोल रहा है फाइन, दूसरा बोल रहा है मीडियम, तीसरा बोल रहा है कोर्स, और चौथा बोल रहा है रफ। तो 0.8 mm के साथ हेक्साब्लेड का ग्रेड क्या है यहाँ पे, इसका सही आंसर है फाइन। इसका आंसर क्या है ए, फाइन है अपना। ठीक है, गलती नहीं करना, बिल्कुल फाइन। प्रश्न नंबर 144, व्हाट डज द लेटर एक्स इंडिकेटेड इन द इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन ऑफ EB5426 H1JX, है ना, EB5426 H1JX। तो यहाँ पे देखो, जो नहीं ये जो वर्ड लिखे हैं इलेक्ट्रोड की कोडिंग की गई है, इसके आखिरी में क्या लिखा, एक्स लिखा, क्या है। तो अब यही पूछ रहा है इलेक्ट्रोड के वर्गीकरण में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है ना, आगे करना है। एक्स का मतलब क्या निकलेगा अपना, तो इलेक्ट्रोड चैप्टर आपने पढ़ा हुआ, तो बहुत ही सरल इसका आंसर है। पहला है कवर्ड इलेक्ट्रोड, ढका हुआ इलेक्ट्रोड, दूसरा है इंक्रीज मेटल रिकवरी, धातु रिकवरी में वृद्धि, तीसरा है अपना हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड, और चौथा क्या बोल रहा है मैन, रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड, है ना, रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड। बिल्कुल इसका सही आंसर है, उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 145, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। पहला है 0.05 से 0.30, दूसरा है 0.05 से 0, है ना 8%, और तीसरा अपना 0.30 से 0.6%, और चौथा अपना क्या बोल रहा है 0.6 से 1.2%। तो आपने क्या करना है, ये कार्बन स्टील का तापमान भी बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न भी जो मुझे लग रहा है कि पिछले पत्रों में बार बार आ रहा है। इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना सी, 0.30 से 0.6%। ध्यान से देख लो बिल्कुल, है ना, आपने नहीं लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, सबके परसेंटेज याद कर लेना है, एक ना एक तो उसमें से 100% आएगा। प्रश्न नंबर 146, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेटल फ्लोइंग इनटू द सरफेस ऑफ बेस मेटल विदाउट फ्यूजिंग इट। बेस धातु की सतह में बिना फ्यूजन किए धातु के प्रभाव को क्या दोष कहा जाता है। ठीक है, देखो समझना है यहाँ पे अपना, बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए हुए, मतलब बिना पिघलाए हुए धातु के प्रवाह को क्या दोष कहा जाता है बेस धातु के ऊपर, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है ओवरलैप, दूसरा बोल रहा है अंडरकट, तीसरा बोल रहा है लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी, और चौथा क्या बोल रहा है पेनिट्रेशन की कमी। तो यहाँ पे अपन ने समझ गया ना, है ना, बिना फ्यूज के धातु के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो ये आएगा अपना ओवरलैप। इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, ये अपना ओवरलैप। प्रश्न नंबर 147, अब क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष किस प्रकार दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वेल्डिंग दोष, ये आकृति है ना, ये बड जॉइंट है, और यहाँ पर जो अपना वेल्डिंग हुई है अपना, तो वेल्डिंग के बीच में देखो ये नहीं, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं अपना है, और यहाँ भी देखो ये गड्ढा दिख रहा है, क्या है ये, कौन सा दोष है ये। ठीक है, तो उसका अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रेक, ऑप्शन बी ब्लो होल, ऑप्शन 3 बर्न थ्रू, और ऑप्शन डी अनफिल्ड क्रेटर।
तो यहां पर जो इसका आंसर क्या है अपना, क्रैक। सही आंसर क्या है इसका अपना, क्रैक। प्रश्न नंबर 148, विच वन ऑफ द डिफेक्ट इज काउज्ड बाय लो करंट इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष पैदा होता है। प्रश्न देखो, समझो यहां पे, कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है। ए पोरोसिटी, बी अंडरकट, सी लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी, डी एक्सेसिव पेनिट्रेशन, अत्यधिक पेनिट्रेशन। तो कम करंट से अपने आपको कौन सा दोष आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सी, लैक ऑफ फ्यूजन। क्या आएगा अपना, फ्यूजन की कमी। प्रश्न को समझो, उसके बाद आंसर दो, बिल्कुल आप सही आंसर दोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 149, व्हाट इज द कॉज ऑफ हेयरलाइन सेपरेशन इन द बीड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयरलाइन का अलग होने का कारण क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब हेयरलाइन आपको समझता होगा, जैसे आपने बीड बनाई होगी वर्कशॉप में, तो वहां पे देखना बिल्कुल नहीं है, जो रिप्पल होते हैं अपने, है ना, जैसे हेयर लाइन उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हेयर लाइन होती है ना, वैसे कट कट लगे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेयर लाइन। तो अलग अलग वो क्यों बनती है अपना, है ना, हेयर लाइन क्यों बनती है अपना, ठीक है। तो बहुत ही मुझे ये प्रश्न अच्छा लगा है। तो अब क्यों बनती है इसका रीजन देखो। पहला है फास्ट कूलिंग, तेजी से ठंडा होना। दूसरा है स्लो कूलिंग, धीमी गति से ठंडा होना। तीसरा है लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी आर्क की लंबाई। और चौथा है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का गलत चयन। तो जो अपनी हेयर लाइन बनती है, या क्या बनती है, क्यों बनती है ये, फास्ट कूलिंग, तेजी से ठंडा होना। सही आंसर क्या है इसका, ए, फास्ट कूलिंग, तेजी से ठंडा होना। हेयर लाइन याद कर लेना, वाइवा में भी पूछा जा सकता है कहीं आपको, ठीक है। या नॉर्मली आप वेल्डर हो तो आप कहीं डिस्कस करते तो वहां भी हेयर लाइन है ना, इंपॉर्टेंट है अपना। तो हेयर लाइन बनने का कारण क्या है, फास्ट कूलिंग, तेजी से ठंडा होना। प्रश्न नंबर 150, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टील मटेरियल विच आर नॉट वेल्डेबल। स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, जो वेल्ड करने योग्य नहीं है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील। ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील। ऑप्शन सी ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, फेराइट एंड मार्टनस्टिक स्टील, स्टेनलेस स्टील। फेराइट और मार्टनस्टिक स्टेनलेस स्टील, जो कि है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फेराइट और मार्टनस्टिक स्टेनलेस स्टील। प्रश्न नंबर 151, विच इज यूज टू कट थिन पाइप्स ऑफ स्मॉलर साइज। छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न पत्रों में कई बार आ चुका है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अपने वर्कशॉप का, कि आप छोटे पाइप को काटना है तो आप किससे काटोगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है चीजल, ऑप्शन बी है हेक्साविन, ऑप्शन सी है पाइप कटर, और ऑप्शन डी है लेथ पार्टिंग टूल। तीसरा क्या है, पाइप कटर। तो पाइप कटर क्या है अपना, ये बहुत ही बढ़िया अपना टूल है ये पाइप कटर। इससे पाइप जो है बहुत आसानी से कट जाता है अपना, ठीक है। तो आंसर क्या है, पाइप कटर। स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ यहाँ पे हमारे क्या है, 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। अब जल्दी इसका क्या है, अगला पेपर लेके मैं 30 क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर पेपर में कहता हूँ कि हमको प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इनके आंसर देना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्जाम चालू हो गए अभी। अब मेरे ख्याल से अब किसका डेट कब फंसा है, किसी का 24 को है, किसी का 26 को है, किसी का 29 को है, किसी का 30 को है ना। तो ऐसे किसी का 8 तारीख को है और 8 सितंबर को अपना। तो बिल्कुल आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखें, समझें और इनके आंसर दें, ठीक है। तो फिर कहूँगा कि यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो अवश्य अपने चैनल को, मेरा चैनल नहीं, ये वेल्डरों का चैनल है, वेल्डर के स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा कि यार हमारे वेल्डर भाई जुड़े हैं और क्या कर रहे हैं, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।